नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित विषय के फोर्थ चैप्टर पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं पर आधारित सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर इकाई 4 है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। तो आप सभी को पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं सभी को पता होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर 2-3 वीडियो बना चुका हूं। तो पूर्ण संख्याएं या इससे पहले की कुछ परिभाषाएं जैसे संख्या है, संख्यांक है और प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं और पूर्णांक है। सारी परिभाषाएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं जो है, ये सारी परिभाषाएं मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। और जो लोग मेरा वीडियो ना देखे हो तो बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप लोग मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, पूर्ण संख्याओं की परिभाषा मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, बाकी परिभाषाएं आप लोगों को पता है। तो देखिए, पूर्ण संख्याओं की परिभाषा क्या हो जाएगी। देखिए, जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वह क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो देखिए, ऐसी संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं वह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको गिनने में प्रयुक्त करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और फिर जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो वह क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसको अंग्रेजी में जो है, पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। तो होल नंबर का जो पहला लेटर होता है उससे इसको प्रदर्शित करते हैं। और देखिए, ये जीरो से लेकर के अनंत तक संख्याएं होती हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक होती हैं। अब बात करते हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं। तो देखिए, क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में होती हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में होती हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, दो क्रमागत संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है। दो क्रमागत संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है। और तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है। देखिए, जैसे मान लीजिए पहली जो है पूर्ण संख्या क्या है, 0 है जैसे, तो दूसरी क्रमागत पूर्ण संख्या क्या होगी, तो वो हो जाएगी 1। और देखिए, दोनों में अंतर कितना है, तो दोनों में अंतर है 1 का। और इसी तरीके से मान लीजिए पहली पूर्ण संख्या है 4, तो दूसरी क्रमागत पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 5। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर भी दोनों में अंतर कितना है, तो दोनों में अंतर है 1 का। और यहाँ पर देखिए कहा गया है कि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 4 और दूसरी है 6, तो यहाँ पर देखिए इनके अगर बीच की संख्या कहा जाए क्या होगी, तो इनके बीच की संख्या अगर इनको जोड़ करके और इसका आधा कर दिया जाए तो देखिए 6 4 10 हो जाएगा और 10/2 हो जाएगा। और इसको फिर सरल करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी कि इनके बीच की संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोनों संख्याओं को जोड़ करके और उसका आधा कर दीजिए तो क्या होगा, बीच की संख्या निकल आएगी। अब बात करते हैं योज्य तत्समक अवयव। योज्य तत्समक अवयव, तो देखिए योज्य तत्समक अवयव क्या होता है, तो देखिए किसी भी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या आती है। अतः 0 को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। पुनः एक बार सुन लीजिए कि किसी भी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। अतः 0 को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक भी कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई भी पूर्ण संख्या है, अगर उसमें हम 0 को जोड़ते हैं तो क्या होता है, वही संख्या आ जाती है। इसलिए 0 को क्या कहते हैं, योज्य का तत्समक अवयव कहते हैं।
तो इस प्रकार से आप लोग योज्य का तत्समक अवयव आप लोगों को पता हो गया होगा। शून्य को जो है पूर्ण संख्याओं के योज्य का तत्समक अवयव कहते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं पर जोड़ के प्रगुण। तो यहाँ पर देखिए पहला है योग का संवरक प्रगुण। योग का संवरक प्रगुण। तो देखिए योग का संवरक प्रगुण क्या है? यदि a तथा b दो पूर्ण संख्याएं हों और a प्लस बी बराबर c हो तो c भी पूर्ण संख्या होती है। यह योग संक्रिया का संवरक प्रगुण है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई दो पूर्ण संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए पहली जो है पूर्ण संख्या 1 है और फिर दूसरी पूर्ण संख्या 2 है, और अगर दोनों का योग किया जाए तो देखिए कितना आएगा? 3 आएगा। तो यानी कि दो पूर्ण संख्याओं का योग करने पर जो तीसरी संख्या आती है वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगी। ये क्या होता है? योग का संवरक प्रगुण होता है। तो ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो तीसरी संख्या जो आती है यानी कि उन संख्याओं का जो योगफल आता है वो भी एक पूर्ण संख्या ही होता है। ये होता है योग का संवरक प्रगुण। अब बात करते हैं योग का क्रम विनिमय प्रगुण या योग का क्रम विनिमय नियम। तो देखिए योग का क्रम विनिमय नियम क्या होता है? तो देखिए इसमें मान लीजिए दो संख्याएं हैं, जैसे यही संख्याएं ले लीजिए या कोई दूसरी संख्याएं ले लीजिए, जैसे 4 है और 5 है। इस प्रकार से अगर इनको जोड़ा जाएगा तो देखिए 5 4 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इनका अगर स्थान चेंज कर दिया जाए, जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो इनका शाब्दिक अर्थ है क्रम विनिमय नियम, यानी कि क्रम विनिमय कर दिया जाए, क्रम बदल दिया जाए तो जो है क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए अगर इनका हम क्रम बदलेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तब क्या यहाँ पर कोई परिवर्तन होगा? यानी कि क्या इनके योगफल में कोई अंतर आएगा? तो यहाँ पर देखिए इनके योगफल में कोई अंतर नहीं आएगा। यानी कि 4 को आगे किए और 5 को पीछे किए तब भी 9 आ रहा है, और यहाँ पर 5 को आगे किए और 4 को पीछे किए तब भी 9 आ रहा है। यानी कि योग का क्रम विनिमय नियम पूर्ण संख्याओं में लागू होता है। यानी कि जो है दोनों कंडीशन में योग एक ही आता है, यानी कि क्रम विनिमय या क्रम बदलने पर संख्याओं का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए आगे बात करते हैं योग का तत्समक अवयव प्रगुण। योग का तत्समक अवयव प्रगुण। तो देखिए जैसा कि अभी ऊपर आप लोगों को हम बता चुके हैं कि 0 जो होता है वो पूर्ण संख्याओं का योग का तत्समक अवयव होता है। तो यहाँ पर देखिए यदि किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है या 0 को जोड़ा जाता है तो क्या होता है? जो है जिस संख्या में जोड़ा जाता है वही संख्या स्वयं आ जाती है। तो ये होता है योग का तत्समक अवयव प्रगुण। मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पर ले लीजिए पूर्ण संख्या, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए 3 ले लिए और 3 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 0 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तब भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए योग का तत्समक अवयव प्रगुण क्या होता है कि यदि किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है तो उसका योगफल जो होता है वो क्या आता है? वही संख्या आती है। यानी कि जिसमें शून्य को जोड़ा जाता है वही संख्या आती है। तो ये होता है योग का तत्समक अवयव प्रगुण। और जो 0 होता है, 0 को पूर्ण संख्याओं का योग का तत्समक अवयव भी कहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखना। अब बात करते हैं योग का साहचर्य प्रगुण। तो देखिए योग का साहचर्य प्रगुण क्या होता है? तो देखिए इसमें ये होता है, मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, कोई भी संख्याएं आप ले लीजिए, मान लीजिए 2 ले लिए, 3 ले लिए और 4 ले लिए, और इस तरीके से इनका हमको योग करना है। और मान लीजिए पहली बार में हम क्या किए? देखिए इनको एक ब्रैकेट में कर लिए, यानी कि इनका जो है पहले योग करेंगे उसके बाद 4 को जोड़ेंगे, और फिर जो है मान लीजिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, या जो है इसके बराबर में देखिए क्या लिख लेंगे, यानी कि पहले हम जो है सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट ना लगाइए, यहाँ पर पहले 2 को अलग कर लीजिए और फिर लास्ट वाली दो संख्याओं में 3 + 4 कर लीजिए इस तरीके से। तब देखेंगे क्या दोनों कंडीशन में इनका मान जो है समान आ रहा है। अगर इनका मान समान आ रहा है तो क्या होगा? वहां पर देखिए कि वो योग का साहचर्य प्रगुण कहलाएगा, यानी कि योग का साहचर्य प्रगुण इसमें लागू होगा। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा और 5 में 4 को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर भी इधर भी इसको इसी तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 4 9 हो गया और यहाँ पर भी 7 2 9 हो गया। तो इस प्रकार से देखिए LHS और RHS में दोनों तरफ जो है 9 ही आ रहा है। तो इस प्रकार से देखिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं पर जोड़ के प्रगुण में योग का साहचर्य प्रगुण जो है फॉलो करता है, यानी कि ये लागू होता है। फिर देखिए आगे बात करते हैं संख्या रेखा पर योग कैसे करें। तो देखिए संख्या रेखा पर योग कैसे करेंगे। तो देखिए मान लीजिए संख्या रेखा ये है और इस पर जो है हम अंक कैसे लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 0 होता है बीच में और इधर दाहिनी तरफ प्लस की संख्याएं होती हैं, यानी कि इस पर जो है संख्या रेखा पर सभी पूर्णांक दर्शाते हैं, यानी कि प्लस की संख्याएं और माइनस की संख्याएं दोनों होती हैं इस पर। तो यहाँ पर देखिए जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये प्लस की संख्याएं हो जाती हैं और इधर जो है माइनस की संख्या हो जाती है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। इस प्रकार से इधर भी अनंत तक जाती हैं संख्याएं और इधर भी अनंत तक संख्याएं जाती हैं। अब मान लीजिए हमको जो है 3 में, मान लीजिए यहाँ पर 3 में हमको 4 को जोड़ना है तो इसको कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस में कोई संख्या नहीं दी हुई तो हम माइनस की तरफ नहीं चलेंगे, यहाँ पर 0 से हम प्लस की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है 3 जोड़ना है तो यानी कि सबसे पहले हम 0 से 3 पर इस तरीके से जाएंगे और उसके बाद फिर देखिए क्या करेंगे, उसके बाद 4 उसमें जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए 3 से हम 4 जो है खाने और चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 के बाद 2 ही संख्याएं और आगे हैं तो इसको हम इस संख्या रेखा को और आगे तक बढ़ा लेंगे और यहाँ पर देखिए 6 लिख लेंगे और यहाँ पर 7 लिख लेंगे, यहाँ पर 8 लिख लेंगे और यहाँ पर 9 लिख लेंगे। यानी कि जितने की हमको ज़रूरत है उतना तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अंक दर्शा नहीं पाओगे। और अगर आप एक्स्ट्रा लिख लिए हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर माइनस की संख्याओं की हमको ज़रूरत नहीं है तब भी अगर हम दर्शा दिए हैं तो ये नहीं कि सवाल गलत हो गया है, ये सवाल नहीं गलत है। यानी कि आप संख्याएं जितनी चाहें उतनी दर्शा सकते हैं और उसमें से आपको जितनी ज़रूरत है उतने तक आप चित्र बनाइए, बाकी संख्याएं लिखी रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमको 3 अंकों तक की यहाँ पर ज़रूरत थी तो 3 अंकों तक दर्शा लिए। उसके बाद अभी इसमें 4 और जोड़ना है तो आगे 4 अंक तक और हमको देखना है और जो है दर्शाना है। तो यहाँ पर देखिए 3 के बाद 1 2 3 4, देखिए 4 यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ 7 तक हम फिर चलेंगे इस तरीके से। और फिर देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से लेके देखिए ये जो है ये पहले 3 है और उसके बाद ये जो है ये 4 चला है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से हम 0 से लेकर के और इस तरीके से जाएंगे डायरेक्ट 7 पर इस तरीके से। और उसके बाद फिर देखिए ये 3 है और ये 4 है तो देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 0 से 7 पर पहुँच गया तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पर हम 3 और 4 को जोड़ करके 7 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर संख्याओं का योग करते हैं और इस प्रकार से संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो चलिए देखते हैं पूर्ण संख्याओं में घटाने के प्रगुण में क्रम विनिमय प्रगुण। तो देखिए क्रम विनिमय प्रगुण जो है घटाने में ये जो नियम होता है लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं यानी कि जो पूर्ण संख्याएं हैं तो वो जरूरी नहीं है कि दोनों को एक दूसरे से घटाने पर एक पूर्ण संख्या ही आए। जैसे मान लीजिए पहली कोई पूर्ण संख्या है 6 और दूसरी है 7, तो देखिए इन दोनों को अगर आपस में घटाया जाए तो देखिए यहाँ पर 6 से जो है 7 को घटाया जाएगा और देखिए 7 में से जो है 6 को घटाया जाए तो क्या दोनों कंडीशन में जो है संख्याएं बराबर आएंगी। तो देखिए यहाँ पर अगर 6 में से 7 को घटाया जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा और यहाँ पर देखिए 7 में से 6 को घटाया जाएगा तो यहाँ पर देखिए 1 आएगा। तो इस प्रकार से दोनों कंडीशन में जो है मान बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर देखिए जो है पूर्ण संख्याओं में घटाने के प्रगुण में क्रम विनिमय लागू
नहीं होता है, यानी कि क्रम विनिमय प्रगुण लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर फिर आगे देखेंगे घटाने की संक्रिया में संवरक प्रगुण, घटाने की संक्रिया में संवरक प्रगुण। तो देखिए घटाने की संक्रिया में संवरक प्रगुण आप लोग मौखिक ही समझ लीजिए। तो देखिए इसमें कई पॉइंट हैं, एक एक पॉइंट करके हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए एक पूर्ण संख्या से दूसरी संख्या घटाने पर सदैव पूर्ण संख्या नहीं मिलती। एक पूर्ण संख्या से दूसरी संख्या घटाने पर सदैव पूर्ण संख्या नहीं मिलती। तो देखिए इसका मतलब है जैसा अभी आप लोगों को ऊपर बताए हैं सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी लागू हो रही है कि एक पूर्ण संख्या से दूसरी संख्या घटाने पर सदैव पूर्ण संख्या नहीं मिलती। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या से दूसरी संख्या अगर हम घटाएंगे, देखिए दोनों, जैसे यहाँ पर हम दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 5 है, तो 5 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर हम क्या करें, यहाँ पर अगर 3 से हम 5 को घटा दें, देखिए यहाँ पर क्रम विनिमय हम नहीं आपको बता रहे हैं, यहाँ पर हम जो है आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर दो पूर्ण संख्याएं हों तो उनको अगर आपस में घटाया जाए तो क्या हर कंडीशन में एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए ये पूर्ण संख्याएं हैं, तो यहाँ पर देखिए इनको आपस में घटाया जा रहा तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही, लेकिन ये भी पूर्ण संख्याएं हैं और जो है इनको आपस में घटाया जा रहा, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 2 आ रहा है। तो देखिए ये जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन में जो है घटाने पर जो है पूर्ण संख्या ही आए। अगर पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से घटाया जाए तो हर कंडीशन में जरूरी नहीं है कि एक पूर्ण संख्या ही आए। तो इस प्रकार से जो है ये हो जाएगा घटाने की संक्रिया में संवरक प्रगुण। अब इसका जो है दूसरा पॉइंट देखते हैं, जब किसी पूर्ण संख्या में से छोटी पूर्ण संख्या को अथवा उसकी समान पूर्ण संख्या को घटाया जाता है तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जब किसी पूर्ण संख्या में से छोटी पूर्ण संख्या को अथवा उसके समान पूर्ण संख्या को घटाया जाता है तब पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यानी कि मान लीजिए कोई पूर्ण संख्या 5 है, अब 5 में से अगर 5 को घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा, जो कि एक पूर्ण संख्या है। और देखिए 5 में से इससे कोई छोटी संख्या अगर घटाएंगे, मान लीजिए 3 को घटा दिए तो 2 प्राप्त हुआ, 2 को घटा दिए तो 3 प्राप्त हुआ, 1 को घटा दिए तो 4 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से अगर कोई भी पूर्ण संख्या है उससे अगर छोटी संख्या उसमें से घटा रहे हो तो एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी, और यदि उसके बराबर कोई संख्या घटा रहे हो तब भी एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। लेकिन जब उससे बड़ी कोई संख्या घटाओगे तब जो है पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, फिर वो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी और पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। ये आप लोगों को याद रखना है। फिर देखिए अगला पॉइंट है, यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हों तो a माइनस बी और b माइनस ए बराबर नहीं है, अर्थात घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर अभी आप लोगों को ये पॉइंट हम बता ही चुके हैं कि इसमें जो है क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएं हैं तो देखिए माइनस, यानी कि यहाँ पर जो है क्रम चेंज करके जब यहाँ पर देखिए घटाए तो 1 आ रहा है, यहाँ पर -1 आ रहा है। तो इस प्रकार से देखिए इसमें क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। फिर देखिए अगला पॉइंट है, यदि a एक शून्येतर पूर्ण संख्या है तो a माइनस 0 बराबर a पूर्ण संख्या है, परंतु 0 माइनस a पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात घटाने की संक्रिया में 0 तत्समक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जैसे योग में 0 को तत्समक अवयव कहा गया है, तो इस प्रकार से यहाँ पर घटाने में जो शून्य है या 0 है उसको जो है घटाने की संक्रिया में 0 को तत्समक अवयव नहीं कहा गया है, क्योंकि मान लीजिए a एक पूर्ण संख्या है और उसमें से यहाँ पर अगर 0 को घटाया जाएगा, जैसे यहाँ पर कोई पूर्ण संख्या ही ले लो, मान लीजिए 3 है और 3 में से अगर 0 को घटाया जाएगा तो 3 प्राप्त होगा, लेकिन अगर 0 में से 3 को घटाया जाएगा तब हमको 3 प्राप्त नहीं होगा, फिर यहाँ पर हमको माइनस का 3 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से घटाने की संक्रिया में 0 को तत्समक अवयव नहीं कहा जा सकता, यानी कि ये तत्समक अवयव नहीं होगा।
और देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है शून्येतर। तो यहाँ पर शून्येतर का मतलब आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि शून्येतर एक बार जो है टेट में इससे संबंधित क्वेश्चन आया है। तो देखिए जो है गणित में इस तरह के जब वर्ड आ जाते हैं या इस तरीके के शब्द जब आ जाते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। उनको लगता है कि हमने शून्येतर तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो शून्येतर का मतलब क्या होता है। और इसी जो है शब्द की कंफ्यूजन की वजह से उनको आते हुए भी ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो देखिए शून्येतर का मतलब होता है, जैसे इसका शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो शून्य से इतर, यानी कि शून्य से अलग, यानी कि शून्य ना हो। जो संख्या शून्य ना हो उसको क्या बोलते हैं, शून्येतर। तो इस प्रकार से आपको शून्येतर का मतलब पता हो गया होगा, यानी कि ऐसी संख्या जो शून्य ना हो। शून्य से इतर यानी कि शून्य के अलावा कोई दूसरी संख्या हो तो उसे क्या कहते हैं, शून्येतर कहते हैं। तो इस प्रकार से फिर आगे देखते हैं अगला पॉइंट। फिर देखिए आगे पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है गुणन का समवरक प्रगुण। तो देखिए गुणन का समवरक प्रगुण क्या है। तो देखिए इसमें मान लीजिए कोई दो पूर्ण संख्याएं हों और उनका अगर गुणा करेंगे तो जो उनका गुणनफल प्राप्त होगा वो भी एक पूर्ण संख्या ही होती है। मान लीजिए कोई यहाँ पर संख्याएं ले लीजिए, मान लीजिए 5 है और 2 है, ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं और अगर हम इनका गुणा करेंगे तो देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, ये भी एक पूर्ण संख्या ही है। तो देखिए गुणन का समवरक प्रगुण क्या है कि मान लीजिए कोई भी दो संख्याएं हैं और उनका अगर हम गुणा करेंगे तो निश्चित रूप से एक पूर्ण संख्या ही आएगी। तो ये होता है गुणन का समवरक प्रगुण। अब बात करते हैं गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। तो देखिए गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण क्या है। तो देखिए इसके अंतर्गत मान लीजिए कोई दो पूर्ण संख्याएं हैं, इस तरीके से मान लीजिए एक 2 हो गई और एक मान लीजिए 3 हो गई, और इनका अगर हम गुणा करें और इधर मान लीजिए इनका हम क्रम चेंज कर दें, क्योंकि क्रम विनिमय प्रगुण है, और 3 गुणे 2 कर दें तो देखेंगे क्या दोनों कंडीशन में जो है बराबर, यानी कि LHS और RHS बराबर आ रहा। तो यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा और इधर भी 3 दूना 6 आ जाएगा, यानी कि LHS और RHS बराबर आ रहा है, यानी कि गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण इसमें लागू होता है। यानी कि जो है पूर्ण संख्याओं में जो है क्रम विनिमय प्रगुण जो है वो लागू होता है। फिर आगे है देखिए शून्य का गुणन प्रगुण। तो शून्य का गुणन प्रगुण क्या है। तो देखिए शून्य का गुणन प्रगुण का मतलब है कोई भी पूर्ण संख्या है अगर उसमें जो है 0 से गुणा करेंगे तो क्या होता है, 0 हो जाता है। ये है शून्य का गुणन प्रगुण। ये आप लोगों को याद रखना। मान लीजिए चाहे जितनी बड़ी संख्या हो और चाहे जितनी छोटी संख्या हो, अगर हम उसको 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, वो संख्या 0 हो जाएगी। मान लीजिए 2 से देखिए 0 का गुणा किए तो 0 हो गया, और चाहे 100 हो, 100 को अगर हम 0 से गुणा करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से चाहे जितनी छोटी संख्या और चाहे जितनी बड़ी हो, अगर उसको हम शून्य से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो है शून्य ही हो जाएगा। फिर देखिए गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है। तो देखिए जैसा कि अभी आप लोग जो है पूर्ण संख्याओं में योग के प्रगुण पढ़ चुके हो, तो देखिए योग का तत्समक अवयव क्या था। तो योग का तत्समक अवयव था देखिए 0, क्योंकि किसी भी पूर्ण संख्या में 0 को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती थी। और यहाँ पर देखिए गुणन का तत्समक अवयव क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गुणन का तत्समक अवयव 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो किसी भी संख्या में गुणा करने पर जो है वही संख्या आती है, यानी कि उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए जैसे 2 का 1 से गुणा किए तो 2 आया, और 1 से 2 का गुणा किए तब भी क्या आया, 2 आया। यानी कि किसी भी संख्या को जो है 1 से गुणा करने पर स्वयं वही संख्या आती है। तो 1 को यहाँ पर क्या कहेंगे, गुणन का तत्समक अवयव कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण। तो देखिए गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण क्या होता है। तो इसमें देखिए मान लीजिए कोई 3 पूर्ण संख्याएं हैं और उनको अगर हम इस तरीके से जो है गुणा करेंगे, देखिए
मान लीजिए कोई तीन पूर्ण संख्या ले लीजिए, मान लीजिए ए गुणे बी गुणे सी कर लिए, और ये तीनों पूर्ण संख्याएं हैं, और उसके बराबर में कर लीजिए ए गुणे बी और गुणे सी, और ए इसके बराबर में कर लीजिए ए गुणे बी गुणे सी। तो देखेंगे क्या इन तीनों कंडीशन में मान बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए गुणा अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से इनके मान बराबर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुणा हो रहा, तो गुणा में देखिए सबके मान बराबर आएंगे, यानी कि यहाँ पर जो है तीन पक्ष हैं तो तीनों पक्ष के मान बराबर आएंगे। तो देखिए गुणा में क्या है, साहचर्य प्रगुण लागू होता है, ये यहाँ पर बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर जैसे इनका गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर हम कोई संख्याएं ले लें, मान लीजिए यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 4 कर लें, और यहाँ पर भी जो है 2 गुणे 3 और गुणे 4 कर लें, और उसके बाद फिर यहाँ पर 2 गुणे 3 और गुणे 4 कर लें, तो देखिए इनका सबका मान जो है बराबर ही आएगा। तो ये होता है गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण। अब बात करते हैं गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण। तो देखिए गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण क्या होता है। तो देखिए इसमें होता है, मान लीजिए ए कोई पूर्ण संख्या है और फिर इसका गुणा करना है मान लीजिए बी प्लस सी में। तो देखिए योग पर वितरण प्रगुण कहा गया है, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसका सबसे पहले इससे गुणा होता है, यानी कि ए गुणे बी हो जाएगा, और बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर इसका गुणा सी के साथ में होता है, यानी कि ए गुणे सी हो जाएगा। तो ये होता है जो है गुणन संक्रिया का योग का वितरण प्रगुण। अब बात करते हैं गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण प्रगुण। तो देखिए गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण प्रगुण कैसे होता है। तो मान लीजिए ए कोई पूर्ण संख्या है और उसका गुणा करना है मान लीजिए बी माइनस सी से। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसका इससे गुणा करते हैं, तो ए बी हो जाएगा, और फिर बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे, फिर ए का गुणा सी से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये होता है गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण प्रगुण। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। तो देखिए पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया कैसे करेंगे या इसके प्रगुण क्या हैं, तो यह भी आप लोगों को बताएंगे। देखिए ये वीडियो हो सकता है आप लोगों को बोरिंग लगता हो, क्योंकि आप लोग जो है जो बेसिक है इसका ये पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए, या जो है अपना टाइप बता रहे थे कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस बताइए। तो देखिए आप लोगों के कहने से ही बेसिक पुनः पढ़ाया जा रहा है। मैंने इससे पहले भी जो है सारा बेसिक पढ़ा दिया है, यानी कि कोर्स जो है बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का समाप्त हो चुका है, लेकिन आप लोगों के बार बार कमेंट करने के बाद ही मैंने जो है दोबारा पढ़ाना शुरू किया है। तो जब अब दोबारा पढ़ाना शुरू किया तो बेसिक तो बताना ही पड़ेगा। फिर भी मैं बहुत कम बेसिक बता रहा हूँ, या कह लीजिए कि बहुत स्पीड से बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इस चैप्टर के अंतर्गत मैंने पूरा का पूरा बेसिक एक ही में बता दिया है, जबकि इसके ऑलरेडी जो वीडियो बने हुए हैं इसी चैप्टर के, वो बेसिक के 4 वीडियो बने हुए हैं। तो जिन लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझ में नहीं आया है या बेसिक पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से, तो वह लोग मेरे पिछले वीडियो जो हैं या पहले जो पढ़ा चुके हैं उनको आप लोग देख सकते हो। तो बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। और बाकी जिन लोगों को बेसिक नहीं पढ़ना है, तो देखिए यहाँ पर इसीलिए मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब दोबारा शुरू किया हूँ तो बेसिक तो पढ़ाना ही पड़ेगा, और बेसिक पढ़ाने के बाद जल्द ही आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे। तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना होइए, और जो है तुरंत इसको बदला भी नहीं जा सकता, यानी कि आप लोग तुरंत आज कहिए कि बेसिक पढ़ाइए और कल फिर कहिए कि सर एक्सरसाइज पढ़ाइए, और फिर परसों कहिए सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाइए। देखिए डेली का डेली जो है चेंज नहीं किया जा सकता है। हालांकि मैं वीडियो आप लोगों के लिए ही बना रहा हूं, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा, लेकिन फिर भी जो है डेली का डेली नहीं चेंज किया जा सकता है। जब एक क्रम से काम चल रहा है
तो एक क्रम से चलता रहेगा। आप लोग पढ़ते रहिए और बीच बीच में अपनी प्रॉब्लम्स आप बताते रहिए, तो निश्चित रूप से उनका भी सॉल्यूशन होगा। यानी कि बीच बीच में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको भी मैं हल करवाऊंगा, लेकिन जो बेसिक है जब दोबारा पढ़ा रहा हूँ तो सारा का सारा बेसिक भी बताऊंगा, भले ही वो थोड़ा स्पीड से बताना पड़े। और बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और देखिए जो है चैप्टर 3 था उसका जो है बेसिक ही बताया गया, उसमें से जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन नहीं बताए गए। यानी कि कल के वीडियो में भी बेसिक ही पढ़ाया गया था चैप्टर 3 का, और इस चैप्टर में भी जो है फोर्थ चैप्टर जो है इसका भी बेसिक ही बताया जा रहा है। यानी कि क्वेश्चन नहीं बताए गए हैं, क्योंकि इससे पहले जो है 2 बार वो क्वेश्चन हो चुके हैं, तो बार बार वही क्वेश्चन बताते हुए अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आप लोग भी जब वीडियो को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ क्वेश्चन वही क्वेश्चन बार बार सर बता रहे हैं, इसीलिए एक्सरसाइज वहाँ से नहीं बताई गई है। और बाकी बेसिक इतना अच्छे से बता दिया जाता है कि इन 2 चैप्टर में लगभग में बेसिक से ही सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने एक्सरसाइज बताना उचित नहीं समझा, और आगे जो है आप लोगों को बेसिक ही बता रहा हूं, और इसके बाद मैं आप लोगों को चैप्टर 5 का बेसिक बताऊंगा, और उसके बाद फिर चैप्टर 5 के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों को हल करवाऊंगा। तो देखिए अभी इस चैप्टर के अंतर्गत जो है रोमन अंक एक छोटा सा टॉपिक रह गया है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या रोमन अंक पर दोबारा वीडियो बनाया जाए। यानी कि इससे पहले भी मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं, तो हो सकता है कि वहां से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो है काफ़ी स्टूडेंट उसमें जो है फटाफट आंसर बता रहे थे। यानी कि जब हम क्वेश्चन लगवा रहे थे तब उस टाइम फटाफट आंसर जो है कमेंट में बता रहे थे। यानी कि काफ़ी लोगों को रोमन अंक आता है, फिर भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं। अगर आप लोगों को रोमन अंक अच्छे से आता हो तो हमको दोबारा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि मैं आगे के चैप्टर पढ़ाऊँ। और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं रोमन अंक दोबारा पढ़ा दूं, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं भाग की संक्रिया में समवरक प्रगुण। तो देखिए भाग की संक्रिया में समवरक प्रगुण क्या है। तो देखिए एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से विभाजित करने पर भागफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है, अतः विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए समवरक नहीं है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भाग में क्या होता है कि मान लीजिए कोई 2 जो है पूर्ण संख्याएं हैं, तो वो हर कंडीशन में जो है भाग करने पर पूर्ण संख्या नहीं आती है। जैसे यहाँ पर 2 एक पूर्ण संख्या है और 2 को 2 से ही भाग कर दिया गया, तो यहाँ पर 1 आया जो कि एक पूर्ण संख्या है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर अगर 3 है और 3 को अगर 2 से भाग करें तो क्या एक पूर्ण संख्या आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मान जो आएगा वो पॉइंट में आ जाएगा, और पॉइंट में जो आएगा वो एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो इसलिए जो है भाग की संक्रिया में जो है समवरक प्रगुण लागू नहीं होता है। फिर देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। तो देखिए शून्य से अगर किसी भी पूर्ण संख्या से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अपरिभाषित हो जाएगा। क्योंकि देखिए किसी भी संख्या को अगर हम शून्य से भाग करेंगे तो शेषफल 0 कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जो है इसको कहेंगे कि अपरिभाषित रहेगा। यानी कि जो है यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, पूर्ण संख्या है 2 है, और इसको अगर हम 0 से भाग करेंगे तो यहाँ पर इनफाइनाइट आएगा, यानी कि अनंत आएगा। यहाँ पर इसको जो है निर्धारित नहीं किया जा सकता, या इसको अपरिभाषित बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है शून्य से पूर्ण संख्याओं का भाग का परीक्षण क्या हो जाएगा कि किसी पूर्ण संख्याओं में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है, क्योंकि शून्य से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो सकता। अब अगला पॉइंट है देखिए कि पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग का परीक्षण। तो देखिए किसी भी पूर्ण संख्या में अगर 1 से भाग करेंगे तो भागफल क्या आता है, वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हो, चाहे वो 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 100 हो, अगर उसको हम 1 से भाग करेंगे तो वही संख्या आएगी। इस तरीके से जो है कोई भी संख्या हो, अगर हम उसको 1 से भाग करेंगे तो क्या होगा, वही संख्या
आएगी। तो इस प्रकार से जो है पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग का परीक्षण हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण कैसे करेंगे। तो देखिए शून्य से किसी पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण क्या हो जाएगा। तो देखिए शून्य को किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में विभाजित करें तो भागफल शून्य आता है। अब देखिए यहाँ पर भी शून्येतर शब्द आ गया है। तो शून्येतर का मतलब शून्य से इतर, यानी शून्य से कोई अलग संख्या हो। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए शून्य है और शून्य से अगर मान लीजिए कोई शून्य से अलग कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 5 है और 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार से अगर 0 को जो है किसी दूसरी और पूर्ण संख्या से, जैसे 10 है, 10 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार से जो है शून्य को अगर किसी भी शून्येतर पूर्ण संख्या से विभाजित करेंगे तो भागफल हमेशा जो है वो क्या आता है, शून्य आता है। तो इस प्रकार से जो है शून्य का भी परीक्षण हो जाएगा, यानी कि शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का भी परीक्षण यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करते हैं किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। तो देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई शून्य से इतर यानी कि शून्य से अलग कोई संख्या, मान लीजिए 2 है और 2 का अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो 1 प्राप्त होगा। 5 का अगर हम 5 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। 10 का अगर हम 10 से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है क्या, ये भी परीक्षण हो जाएगा, यानी कि किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।